गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। तो इससे पहले हम 6 चैप्टर्स कर चुके हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे। सो लेट वी स्टार्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि कुछ लोग मिलकर, अपनी इच्छा से मिलते हैं वो लोग, कुछ लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और अपने ही मेंबर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो वो हेल्प कर रहे हैं उसको एक नाम दिया गया है, उस संगठन को एक नाम दिया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम दिया गया है जो कि क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आइए देखते हैं। It refers to that voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members। इसका मतलब ये है कि इट रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन, कि ये क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, अपनी इच्छा से बनाया हुआ क्या है, एसोसिएशन है पर्सन्स का, हु ज्वाइन टुगेदर, जो कि अपनी इच्छा से क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं विद द मोटिव, किस मोटिव से, वेलफेयर के मोटिव से। ठीक है, कल्याण के मोटिव से। उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य सेवा करना होता है, किसकी, ऑफ द मेंबर्स की। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर 50 मेंबर्स हैं तो 50 मेंबर्स एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे कि हमें इसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक मेंबर है वो सभी के लिए होगा और सभी मेंबर उस एक के लिए होंगे। ठीक है, तो आपस में सभी की हेल्प भी हो जाती है और इस तरीके से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी प्रॉपर तरीके से सही बैठती है। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फीचर्स हैं वो हमें बताते हैं कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर मीन्स कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा वॉलेंट्री मेंबरशिप, कि इसमें जो मेंबरशिप होती है वो वॉलेंट्री होती है, अपनी इच्छा से आप मेंबरशिप ले सकते हो, आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो, आप अपनी इच्छा से एंट्री कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको जाना है, छोड़ना है या रहना है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि वॉलेंट्री मेंबरशिप है, आप अपनी इच्छा से यहाँ आते हो, किसी के दबाव में आके या किसी को फोर्स करके यहाँ लाया नहीं जा सकता। सेकेंड है आपका लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में आता है कि किस एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर्ड किया गया है या किस एक्ट के अंदर इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर इसको क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो किसके रिगार्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, तो इसका ये लीगल स्टेटस है। थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर उस पर कर्जा हो भी जाता है तो वो जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन दिया है, जितना भी उसने योगदान किया है उस फर्म में, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है, वो अपने शेयर्स की वैल्यू तक ही सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक सकती अगर उस पर कर्जा हो भी जाता है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। तो कंट्रोल में हम क्या देखेंगे कि जो उसका कंट्रोल है, किसी भी एक मेंबर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इक्वल वोटिंग राइट मिलते हैं, क्योंकि क्यों मिलते हैं इक्वल वोटिंग राइट, कि अगर मान के चलते हैं कि अगर 1 लाख की पूंजी लगाई गई है, ठीक है, अगर किसी ने 20,000 रुपये पूंजी के लगाए हैं और बाकी सबने 10,000 लगाए हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि जो 20,000 है उसका ज़्यादा कंट्रोल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि इक्वल राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, इक्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो जो कंट्रोल है वो सबका बराबर रहता है। इक्वलिटी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की गई है, यहाँ पे बताई गई है कि जो कंट्रोल है वो सभी का इक्वल रहेगा। ठीक है, सिंगल वोटिंग राइट सबके पास है, वो ही वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं और कोई दूसरा मेंबर्स भी नहीं आ सकते यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद है सर्विस मोटिव। इसका जो मेन मोटिव है वो सर्विस देना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेन मोटिव ही यही है कि अपने मेंबर्स को क्या दी जाए, सर्विस दी जाए, उनकी हेल्प की जाए किसी तरीके से, जो कि फाइनेंशियली वीक हैं उन मेंबर्स को भी हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। जो वोटिंग राइट होते हैं वो इक्वल होते हैं, सभी को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, इससे ज़्यादा वोट नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो ज़्यादा वोट दे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश ट्रेडिंग। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जितना भी जैसे माल परचेज किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, वो सारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होती है। मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही छोटे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे नहीं होते हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो छोटे लेवल पे ही रहते हैं। और छोटे लेवल पे अगर हम उधार देंगे तो काम नहीं चल सकता। जैसे ही हमारे पास कैश आता है, अब मान के चलते हैं कि कुछ मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ पूंजी लगाकर, कुछ कैपिटल लगाकर, पैसा लगाकर क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी संगठित कर ली है, मतलब एस्टेब्लिश कर ली है। अब एस्टेब्लिश करने के बाद क्या होगा कि वो कुछ गुड्स परचेज करते हैं, वो कुछ माल खरीदते हैं बाहर से। अब वो जो माल है वो मार्केट के से भी सस्ते रेटों पर दिए जाते हैं। ठीक है, जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम डिसाइड की जाती है। क्यों कम डिसाइड की जाती है? उनके मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। और जो बाहर के लोगों को दिया जाता है वो भी कम प्राइसेस पे दिए जाते हैं। इसलिए क्या है कि जो कैश ट्रेडिंग है, अब पैसा आता रहेगा, हम और गुड्स खरीदते रहेंगे। ठीक है, और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बीच में टूटेगी नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन जहाँ हमने उधार करना शुरू किया तो हमारे पास कैश नहीं मिलेगा, आगे हम गुड्स नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है उसका भी कंट्रोल रहता है इस पे। वो ये देखना चाहती है कि कहीं लोग सर्विस मोटिव से हटकर प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे हैं, क्या लोगों ने इसको बिजनेस तो नहीं बना लिया है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो भी अपने कुछ बंदों को वहाँ पे अपॉइंट करती है ताकि वो इस तरीके से निगरानी रख सके। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी यहाँ पे मिलते हैं हमें। आगे देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो हमारे लिए फ़ायदा भी देती है और कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसा कि आपने फीचर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके? फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन, आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। किसके अंडर? द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें आप 10 मेंबर होते ही क्या कर सकते हो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत है, तो सिर्फ 10 मेंबर ही हमें चाहिए, कम से कम 10 मेंबर हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर अपना पूरा ध्यान उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का बर्डन नहीं होता, टेंशन नहीं होती कि जो उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई मेंबर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा मेंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेंबर चला गया, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड है, तो उसकी जगह दूसरा मेंबर नहीं आ सकता या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप मेंबर्स ले रहे हो उनके अलावा भी मेंबर्स आ सकते हैं। अगर कोई मेंबर आता है या जाता है उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रोसेस है ये चलती ही रहती है। किसी के आने से, किसी की एंट्री से, किसी के एग्जिट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसी एक बंदे के द्वारा नहीं किया जाता, बहुत से लोग होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो गुड्स जो हैं उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें उनकी ऐड नहीं देनी होती, लोगों को इस तरीके से टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे नहीं बताना होता कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसलिए आपको भी पता है कि एडवर्टीजमेंट पे आजकल कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का पूरा खर्चा यहाँ पे बच जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खर्चा यहाँ पे बच जाता है। नेक्स्ट है आपका टैक्स एडवांटेजेस। टैक्स एडवांटेजेस का मतलब है कि जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप करते हैं उनको टैक्स में भी बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है, टैक्स रेट्स उनकी कम की जाती है, टैक्स में बेनिफिट भी दिया जाता है, जिससे वो मोटिवेट होकर अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। जो गुड्स सप्लाई किया जाता है, जो लोगों को प्रोडक्ट दिया जाता है, उसके जो रेट हैं वो मार्केट रेट से सस्ते होते हैं, ठीक है, तभी तो लोगों की भलाई हम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो गुड्स है, जो सर्विसेज आपको दी जाएंगे, जो गुड्स आपको दिए जाएंगे वो मार्केट रेट से कम पर दिए जाएंगे। तो ये इसके सारे क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे कि किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के कोई ना कोई नुकसान ज़रूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, कुछ आपको पॉइंट्स लग रहे होंगे कि हाँ ये पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो जो पॉइंट नहीं होने चाहिए वही क्या है, इसकी डीमेरिट्स हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की कमी है। मान लिया मेंबर्स अपनी कॉम्पिटेंसी तक, अपनी क्षमता तक ही क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, उनको बाहर से इतना पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो इसलिए जो कैपिटल है उसकी कमी रहती है, जिसकी वजह से ये गुड्स नहीं ला पाते हैं और मेंबर्स की हेल्प नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि ये लोग जो मेंबर्स हैं वो ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो ही मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जिनके पास पैसा हो उनके पास वो मैनेजमेंट की स्किल्स भी हों। तो इसलिए ये दूसरे किसी बंदे को मैनेजर हायर नहीं करते हैं, मैनेजर के रूप में अपॉइंट नहीं करते हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो इनकी बिगड़ जाती है, वो उनकी अच्छी नहीं मानी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं वो अच्छी मैनेजमेंट भी कर सकें। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका कैश ट्रेडिंग। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास मान लिया पैसे नहीं हैं, ठीक है, हम एक दुकान पे गए, हमने कहा कि इस चीज़ में 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्या आप बाद में ले सकते हो, उस दुकानदार ने मना कर दिया। लेकिन दूसरे दुकानदार के पास गए तो वो रेडी हो गया इस चीज़ के लिए। तो हम फ्यूचर में भी किसके पास जाएंगे, जो इस चीज़ के लिए रेडी हो गया था, जो उधार देने के लिए भी मान गया था, उसके पास जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जब हम कैश ट्रेडिंग करेंगे प्योरली, तो हमारे पास बार बार कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर किसी को, अगर हम इतने ही पावरफुल हैं, अगर हम इतने ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम फिर अपना ही बिजनेस सेटअप कर सकते थे या बाहर से भी ले सकते थे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम गुड्स को बाहर से भी खरीद सकते थे। मान लिया किसी के पास पैसे नहीं है तो ये तो सिर्फ कैश ट्रेडिंग करता है, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो बंदा कहाँ जाए, ठीक है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आपको अगर बिजनेस चलाना है, अगर आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो कुछ लेन देन आपको उसमें भी क्रेडिट में भी करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि ये सिर्फ कैश ट्रेडिंग ही करता है। अगर आप कैश दोगे तो ही आपको गुड्स मिलेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के कुछ बंदे होते हैं
जो वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, जो वहाँ पे उनके मेंबर्स में मिलाए जाते हैं और वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि सरकार चेंज हो गई, सरकार बदल गई, तो उसके बदलने से क्या, वो अपने बंदे लगाएगी। अब जब अपने बंदे लगाएगी तो स्टेबिलिटी कहाँ रही, नहीं रही वहाँ पे स्टेबिलिटी। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब किसी सरकार के अंडर लगाए हुए बंदे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से उसकी जो सीक्रेसी है वो भी आउट होने लगती है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया है सीक्रेसी का कि जो आपकी गोपनीयता है, जो आपके सीक्रेट्स हैं वो बाहर जाते हैं। क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके जो अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, उसकी जो बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर की है, एनुअल रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर किए हैं, वो रजिस्ट्रार के पास क्या करानी पड़ती है, सबमिट करानी पड़ती है। अब जब रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराओगे तो सीक्रेसी किस चीज़ की है ही नहीं सीक्रेसी। क्यों? क्योंकि जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया जाता है, रजिस्ट्रार उसको क्या करता है, किसी ना किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी ना किसी मीडियम से उसको पब्लिश कराता है। जब पब्लिश कराया जाता है तो वहाँ पे हमारी जो सीक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी को पता चल जाता है, ठीक है, कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितनी इसकी सेल्स हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक अच्छी पकड़ ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन की कमी कैसे? जैसा कि हमने सोल ट्रेड में पढ़ा था कि फुल ऑफ मोटिवेशन है वो। कैसे? कि जितना भी मैंने कमाया सारा का सारा क्या, मेरी झोली में। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो सारे मेंबर्स में बटेगा। जब सारे ही मेंबर्स में बटेगा तो हम क्यों सोचें कि हम काम करें, नहीं सोचा जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि आप और हम एक मेंबरशिप में है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। आपको पता है कि अगर आप काम करो या ना करो प्रॉफिट तो फिर भी आपको मिलना है, अगर होगा तो आप क्यों काम करना सही समझेंगे? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट उस बंदे को ही मिलना होता तो वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो सभी में बट रहा है तो कोई अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहता, ठीक है। तो सभी यही सोचते हैं कि क्यों मैं अकेला ही काम क्यों करूं। 7वां पॉइंट है आपका म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स है कि जब इतने सारे मेंबर्स एक साथ काम करेंगे तो उनमें आगे चलकर डिस्प्यूट्स होना संभव है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उनके बीच में, और लड़ाई झगड़े से कोई भी बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े की वजह से वो बिजनेस बंद हो सकता है, केसेस चलने लग जाएंगे और उस जो बिजनेस की रेपुटेशन है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स की वजह से वो बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ लिया है, फीचर्स पढ़ लिए हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था। अब पार्टनरशिप, इतने सारे मेंबर्स हैं, पार्टनरशिप जैसा ही कुछ लग रहा है, तो क्या अंतर है इसमें और पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंस देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा एक्ट लगता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या फिर कोई स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगेगा, स्टेट वाइज जो है, ठीक है। और जो पार्टनरशिप है उसमें कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये इनके बीच में, एक्ट के बीच में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ज़रूरी है, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी फ़ायदेमंद रहता है। थर्ड है आपका म्यूचुअल प्रॉफिट। म्यूचुअल प्रॉफिट में आपका क्या आता है कि आपसी जो प्रॉफिट है, जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है, सभी पार्टनर्स में ही बढ़ता है, बाहर के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रॉफिट्स आता है, बाहर के बंदों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। जब हम सस्ती रेट पे लोगों को सामान प्रोवाइड करा रहे हैं तो दूसरे बंदे भी क्या ले रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ मेंबर्स ही उससे बेनिफिट नहीं ले रहे, बल्कि बाहर के जो लोग हैं वो भी बेनिफिट ले रहे हैं।
अब नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव है कि सेवा प्रदान करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव है। वो एक तरीके का बिजनेस है जिसमें हम प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें आपको जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कम से कम तो आपको 2 मेंबर चाहिए पार्टनरशिप में, और ज़्यादा से ज़्यादा 50, ठीक है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें कम से कम 10 मेंबर चाहिए। जब तक आपके पास 10 मेंबर नहीं होंगे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, आप उसको सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो क्रेडिट वाले होते हैं, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उधार देने वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें तो 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100, बाकी में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप अनलिमिटेड बंदों को मेंबर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो गया है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस तरीके के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है कि कंज्यूमर मिलकर क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिससे उनको सस्ती रेट पर सामान मिल सके, और जो मिडल मैन है उनका रोल वो ख़त्म कर देते हैं। वो सीधा क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और बाकी आगे प्रोसेस में लाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, ठीक है। तो मिडल मैन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे खादी उद्योग है, इन चीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके लिए जो मशीनरी है, प्लांट हैं, वो कौन सेटअप करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो कि किस नाम से होता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि छोटे जो लो लेवल के होते हैं, स्मॉल लेवल के होते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है कि अब प्रोडक्ट तो बना लिया है, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो बेचेंगे कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जो उसकी मार्केटिंग का खर्चा है, या मार्केटिंग एरिया की जो स्टडी है, पूरा मार्केटिंग रिसर्च है, वो कौन करता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के द्वारा उनके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। क्रेडिट का मतलब उधार लेना होता है, उधार लेना देना। तो जैसे क्रेडिट किसी को उधार हम देते हैं या लेते हैं किसी से, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, पैसा इकट्ठा करते हैं और जिस मेंबर को ज़रूरत है उसको दे देते हैं। तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। फार्मिंग से पता चल रहा है किसानों से रिलेटेड होगा। तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ है वो किसानों की हेल्प करता है, उनको बीज के लिए अच्छे बीज प्रोवाइड कराता है, या फिर जो उनकी मशीनरीज़ है वो, या फिर उनकी जो मंडी है, जैसे मान लिया प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो चुका है, तो अब जैसे अनाज है या बाजरा है उसको कहाँ बेचेंगे, मंडी में। तो जो मंडी है वो प्रोवाइड कराते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है कि रिहायशी घर, जैसे मान लिया जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल पीपल हैं, उनको अच्छे मकान चाहिए, ठीक है, रिहायशी रहने लायक घर चाहिए, तो वो उनको हेल्प कराते हैं। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो उनको हेल्प करते हैं उनका घर ढूंढने में, ठीक है, उनके जो घर इस तरीके का, जिस तरीके के लोगों को चाहिए वो घर, तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जो उनको घर दिलवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन का, जिसमें वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। फिर हमने फीचर्स देखे इसके कि वॉलंटरी मेंबरशिप है, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी कंट्रोल, सर्विस मोटिव, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, कैश ट्रेडिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस हमने देखे हैं। इसके एडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि इजीली हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबिलिटी रहती है, मैनेजमेंट सभी मिलकर इसको चलाते हैं, मैनेजमेंट में लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, एडवर्टीजमेंट के खर्चे इसमें बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, और जो भी हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं वो चीपर रेट पे, सस्ते रेट पे कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि पूंजी की कमी पाई जाती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है,
मैनेजमेंट भी अच्छे से वर्क नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि बाहर का कोई भी बंदा मैनेजमेंट में नहीं होता है। कैश ट्रेडिंग होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट्स हमारे बाहर चले जाते हैं, कमी होती है सीक्रेसी की, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब पूरा प्रॉफिट हमारे पास नहीं आता है, बढ़ जाता है प्रॉफिट, इसलिए मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, आपस में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ही, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक्ट, इनके जो डिफरेंसेस थे, एक्ट, रजिस्ट्रेशन, म्यूचुअल प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ मेंबर्स में। उसके बाद टाइप्स हमने देख लिए कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, दूसरा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ होती है, चौथा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो एक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आपको गूगल सर्च करके देखना है, उसका नाम है इफ़को, IFFCO, इफ़को। तो इफ़को में आपको बताना है कि ये किस लेवल की है। बता देती हूँ कि इसकी जो कैपिटल है वो 250 करोड़ की है। ये सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे लेवल पे ही होती है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो बहुत ही फेमस भी हैं, ठीक है। सो गाइज़, आपको ये सर्च करना है, देखना है अपनी नॉलेज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको यहीं तक सीमित नहीं रखना है, ठीक है। आप आगे उसको लेके जाइए, आप उसमें कमांड बनाइए, ठीक है। तो जो भी आप ये मटेरियल पढ़ रहे हैं, इससे आपको और मटेरियल निकालना है, कुछ और डिस्कवरी करनी है, इनोवेशंस करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इनोवेशंस हैं वो साइंस में ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज़ से इनोवेटिव तरीके से आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ नया आप ढूंढ सकते हैं। सो गाइज़, प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को। थैंक यू गाइज़।